नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2025 की तैयारी मालवीय एकेडमी पे शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस और 2022 से 2024 के हुए पेपर्स की एनालिसिस। 2022 से 2024 में पेपर्स का लेवल कैसा रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पूरी कंप्लीट एनालिसिस, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए और किन किन बातों का बहुत विशेष ध्यान देना है। अक्सर कहा जाता है कि हम अपने इतिहास से सीखते हैं, तो आपके पास यहां पर 3 साल का इतिहास है, उससे हम क्या सीखेंगे ताकि जो पिछले सालों में गलतियां हुई होंगी वो मेरे एंड से भी हो सकती हैं, आपके एंड से भी हो सकती हैं, वो रिपीट ना होने पाए और उन सब गलतियों पे काम करके हम नेक्स्ट ईयर में और अच्छा करें, इस पे हम लोग यहां पर काम करने वाले होंगे। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। शुरुआत करता हूं कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट से, ठीक है। पहले कुछ मेजर पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूं, फिर मैं आपको सारी डेटा, सारा सिलेबस सब दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, ये सबको पता होगा कि क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही यहां पर आपके सीयूटी का सिलेबस है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आपके बोर्ड में डिलीटेड सिलेबस है वो सीयूटी में इंक्लूडेड सिलेबस है। मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस ही है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें आपके पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स थे, जिसमें कुछ भी कटपिट नहीं किया गया, वो ओल्ड एनसीईआरटी यहां पर आपके काम आने वाली होगी, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक चीज समझिएगा कि क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है वो यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप कहिए रीढ़ की हड्डी है वो। क्लास 12 की केमिस्ट्री डिपेंडेंट है क्लास 11th के ऊपर। सबसे खासकर अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है। क्लास 12th में उसका एप्लीकेशन तब जानते हो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता है। इसीलिए हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही होगा अच्छे से। क्लास 11th की केमिस्ट्री हमको अच्छे से पढ़नी होगी। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम पूरा क्लास 11th पढ़ रहे होंगे। हम क्लास 11th में से सिर्फ सेलेक्टेड चीजें, सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड टॉपिक्स जिनका एप्लीकेशन, जिनका यूज यहां पर क्लास 12th में होगा, बस उनको, ताकि जब हम क्लास 12th के उन कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस कर रहे होंगे तो हमको कोई ऐसी दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि हमको रटना पड़ जाए। हम उस पॉइंट को समझे रहेंगे तो हमारे लिए चीजें जो होंगी वो इजी गोइंग हो जाएंगी। अगला पॉइंट, आपको कुछ भी मेजर माइनर लेकर नहीं चलना है कि ये वाला चैप्टर बहुत मेजर है, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मेजर है, डीएफ ब्लॉक छोटा चैप्टर है, बहुत माइनर है। वास्तव में ये बात सच है कि अगर 15 लेक्चर 17 लेक्चर लगते हैं पी ब्लॉक को पढ़ाने में, वही डीएफ ब्लॉक को 2 से 3 लेक्चर में बाइंड अप किया जा सकता है। कुछ है नहीं, वास्तव में ये बात है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर नहीं डिपेंड करता है। अभी 2024 में आपके पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन है और डीएफ ब्लॉक से 5 क्वेश्चंस आ गए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हमारे लिए कुछ भी मेजर माइनर नहीं, हमको सब कुछ यहाँ पे पढ़ के जाना है। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि इसके बारे में 5, 6 स्टेटमेंट्स हैं, अब बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको डे 1 से करना और बहुत ही अच्छे से करना है। नहीं तो फिर वही होगा कि अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस हमको सबसे ज्यादा एग्जाम में परेशान करते हैं। बस यही सारी बातें हैं। और फिर अब मैं यहां पर सिलेबस की शुरुआत करता हूं। एक एक बातें मैं आपको बताऊंगा, सारे डेटा, सारे फैक्ट यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी हम लोग ये भी देख लेंगे कि क्या स्टडी मटेरियल्स आपके होने चाहिए, कहां से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, कहां से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन सारी बातों पे हम लोग यहां पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करता हूं। सबसे पहली चीज, ये सबको पता होगा केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यहां पे तो फिजिकल केमिस्ट्री की बातचीत करें तो आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स होंगे। यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्लास 11th के चैप्टर्स की बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ती है। एक थोड़ा सा वही है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान जाते हैं, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का एक आध छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ता है केमिकल काइनेटिक्स में, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लास 11th के हमारे लिए नीड नहीं होती, वो हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है, वो भी 15-20 मिनट का टॉपिक यहाँ पर रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पर जानी जाती है, लेकिन एज सच आप में कोई बहुत न्यूमेरिकल में लेवल बहुत अप नहीं होता है। बेसिक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूला आता है आपको, उस पर आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो पहले से, देन आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर्स में ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहां से आपके बनेंगे। ऐसा नहीं कि इनसे थ्योरेटिकल नहीं बनेंगे, थ्योरेटिकल भी बनते हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स यहां पर आपके थोड़े से इजी गोइंग होते। इजी तो आपके ये वाला चैप्टर भी आपका बहुत इजी होगा, केमिकल काइनेटिक्स भी।
सबसे पहली बात यहां पर मैं बताऊं तो आपके जो ये पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री है, इसके साथ सबसे प्लस पॉइंट है कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। भले ये जो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन इसके चीजें बड़ी फिक्स हैं कि एनसीईआरटी में जितनी दी गई हैं बस उतना आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा फायदा यहां पर आपको यही मिलता है कि एनसीईआरटी में जितना चीजें दी गई हैं, भले वो इलाबोरेट करके नहीं दी गई होंगी, लेकिन जितना दिया गया है उससे अधिक हमको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हमको पी ब्लॉक में उसने जितने कंपाउंड्स दे दिए हैं उससे बाहर का वो कुछ नहीं आपसे पूछेगा, ये बात श्योर होती है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स होंगे कि इनका क्या कैसे वेटेज रहा है वो मैं बता देता हूं। देखो इन चैप्टर्स में क्या पढ़ना है वो तो जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं ना। अभी मैं आपको सारे चैप्टर्स में सारे टॉपिक्स अगर मैं अभी बता भी दूंगा तो आप क्या करोगे जान के, अभी आप पढ़ थोड़ा रहे हो यहां पे। ठीक है, तो अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कुछ भी कट डाउन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना, सब कुछ पढ़ना है यहां पर आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर हम लोग यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बातचीत करें, मैंने 24, 23 और 22, देखो पहले क्या होता था 23 और 22 में अगर हम बातचीत करें तो ऐसा होता था कि वहां पर आपके मल्टीपल सेट होते थे। हमने कुछ सेट के एनालिसिस रखा, जैसे 23 में 8 सेट की, 22 में 5 सेट के एनालिसिस रखा। होने को ये 15-20 पेपर्स होते थे यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर और आपको पीवाईक्यूज में ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स दिए जाएंगे, लेकिन एनालिसिस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इनकी एनालिसिस अगर हम लोग एक बार यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस के यहाँ पर वेटेज रहे हैं चैप्टर वाइज। यहाँ पे पहली चीज मैं बता दूं, कुछ भी मेजर माइनर नहीं होता है, हम इन वेटेज के बेसिस पे कभी भी अपनी तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तब भी एक बार हमको यहां पर देखना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहां पर आपके 2024 में मात्र 1 प्रश्न यहां से आया, और इसके बाद अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज 2 से 3 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3। अगर हम सबका एवरेज निकाल देंगे तो यहां पर आपको 2.3 का एवरेज मिल रहा है, वही मतलब हो गया 2 से 3 प्रश्न का वेटेज यहां पर ये सॉलिड स्टेट आपका रखता है। सोल्यूशन की बातचीत करें तो 5 प्रश्न इस बार आया था, और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 प्रश्न का यहां पर एवरेज जो है वो यहां पर निकल के आ रहा है। बाकी आप पूरी एनालिसिस यहां पर देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बातचीत करें तो आप देखोगे पिछली बार तो 5 प्रश्न आए यहां पे, बाकी 3, 5, 3, 4, 3, 4 इस तरीके से लगभग 3.5 का यहां पर एवरेज, मतलब 3 से 4 प्रश्न का वेटेज आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और एक आपकी कंडक्टेंस चालकता। 2 पार्ट में यहां पे चालकता या चालक तो बोल सकते हैं उसको, तो 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड होता है, तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर आपका एक ब्रॉड और एक बड़ा चैप्टर हो गया यहां पे। केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग यहाँ पे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इससे अच्छे आते हैं। अभी 4 आए थे आपके 2024 में, बाकी 3, 3, 3, 4, 5, 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.4 का यहाँ पर आपका इसका जो एवरेज आ रहा है, मतलब 3 से 4 प्रश्नों का वेटेज है यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात सरफेस केमिस्ट्री, सबसे जैसे इन सब में काफी समय लगता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता पढ़ने में क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज्यादा चीजें रहती नहीं है और काफी इजी होता पढ़ना यहाँ पे। तो सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप यहाँ पर एक बार देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, लेकिन 2024 में देखो मात्र 1 प्रश्न यहां से पूछा। तो इसी तरीके का यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना कि गड़बड़ी होना, इसी तरीके गड़बड़ी है आपकी। अब अगर हर साल देखो 6, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 3 इस तरीके के आए हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ, सिर्फ 1 प्रश्न पूछा। अब सोचो अगर एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट 23 और 22 का जिसने देखा होगा 5, 6, 3, 4 इस पे अच्छा खासा अपना जोर दिया होगा, अच्छा खासा यहां पर अपना इनपुट दिया होगा, आउटपुट में क्या मिला, मात्र 1 प्रश्न यहां पे। आप खुद सोचो कितनी निराशा होगी यहां पे। और इसीलिए जब हम अपने दिमाग में वेटेज को लेके चलते हैं ना तो हमको पेपर इसी तरीके का धोखा दे देता है। इसीलिए हमारे लिए कुछ भी मेजर माइनर नहीं, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया। इसीलिए देखो आप सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो इसी का आ रहा है 3.9 का, यहाँ पे लगभग 4 प्रश्नों का वेटेज है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपके यहाँ पर 16 प्रश्न यहाँ पर लगभग आते हैं, 16, 17, 16, 15, 14, 16, 18, 16, 18, 15 इस तरीके के प्रश्न के यहाँ पर आपके एवरेज बन रहे होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 के चैप्टर्स का नीड पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर आपको बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होगी, जो कि यहां पर आपके क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा यहां पर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपके एटॉमिक रेडियस हो गई, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पी ब्लॉक में, डीएफ ब्लॉक
ब्लॉक में यूज होने वाले होंगे। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, और आप यहां पे यूज करोगे। अगर आप नहीं पढ़े होगे तो यहां पे कैसे यूज कर पाओगे? आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं हुंड्स रूल की मदद से, वो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन यहां पे आपको फिलअप करना है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपका फंस जाएगा ना। क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होंगे। यहां पे डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, यहां पे आपको जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके पास, उनके हाइब्रिडाइजेशंस आएंगे, बॉन्ड एंगल आएंगे, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पी ब्लॉक में हैं, मतलब सारे का एप्लीकेशन पी ब्लॉक से पूछा जाएगा, लेकिन है कहां पे? क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में। तो हमको क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे स्ट्रक्चर बनाना, हाइब्रिडाइजेशन सीखना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमको सीखना ही पड़ेगा। उसके बिना हम इसको पढ़ें ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं यहां पर एक चैप्टर अपनी तरफ से ऐड ऑन करता हूं, जिसमें लगभग मैं 10 लेक्चर लेता हूं, बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें वो सारे बेसिक्स पढ़ा देता हूं जो यहां पर यूज होते हैं। और बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लगभग 2 प्रश्न यहां पर आपके पेपर में बन रहे होते हैं हमेशा। भले वो किसी में इंक्लूडेड ही होगा, लेकिन आपका वो वहां से आता ही आता है। ठीक है, वो पढ़ लोगे तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी बात कर ले तो देखो यहां पर एक तो ये मेटलर्जी वाला हो गया, ये आपके लिए इजी चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें चीजें हैं नहीं, और क्वेश्चंस भी यहां से मैक्स टू मैक्स 1 या बहुत हो गया तो 2, एक ही प्रश्न लगभग यहां पर देखा जाता है। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक। यहां पर जब आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो तो यहां पर आपको सिर्फ जो है वो कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। हर ग्रुप के जो जो कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको कैसे बनाना है, उनकी रिएक्शंस, उनकी एप्लीकेशंस, ये हमको पढ़ना होता है, और बाकी हमारा सब कुछ कवर अप होता है। डीएफ ब्लॉक में भी सेम सिचुएशन है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सब पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए यहां के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर हो चुके होते हैं। और बाकी कुछ 2 कंपाउंड्स KMnO4 K2Cr2O7 आता है, उसको हमको बेसिकली यहां से डील करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक बड़ा चैप्टर, एक नया चैप्टर। इस तरीके के कंपाउंड की चर्चाएं आप नहीं सुने हो तो नहीं जानते हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चूंकि एक नया तरीके का कंपाउंड है तो इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ते हो, कि इसको पहचानेंगे कैसे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसकी बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, हर चीज इसमें पढ़ना होता है। एक बड़ा और इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला चैप्टर, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल यहां से देखे ही जाते हैं। एक बार यहां पर वेटेज चेक कर लेते हैं इसका क्या रहा है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप मेटलर्जी से एक बार चेक कर लो कितने आए हैं, 1 1 2 2 1 2, मैंने बोला ना 1 2, तो 1.6 वही यहां पर जो है वो 1 से 2 प्रश्न का एवरेज निकलेगा। पी ब्लॉक की अगर हम बातचीत करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ही आते हैं, लेकिन 2024 में आपको यहां पर परेशान कर दिया, मात्र 1 प्रश्न यहां से दिया। अब एज अ टीचर मैं 15-17 लेक्चर लेके पढ़ाता हूं, कभी कभी 20 भी चला जाता है बेसिक इनऑर्गेनिक के अलावा, और यहां पर जो है वो बच्चा भी बहुत मेहनत किया होता है, कई राउंड उसको रटता रहता है। क्यों? क्योंकि भूल जाएगा ना, कंपाउंड्स कितने दिन याद रहेंगे। उसके बाद अगर सिर्फ 1 प्रश्न आएगा तो दिमाग तो खराब होगा ही होगा। और देखो लेकिन हर साल 5 5 4 5 6 5 3 5 4 3 4.3 का एवरेज है, 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज है यहाँ पे, तो हमको पढ़ना होगा अच्छे से, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं यहाँ पे। डीएफ ब्लॉक से 5 4 5 3 4 यहाँ का एवरेज जो वो 3.6 का एवरेज यहाँ पर निकल रहा है, तो हम इसको माइनर लेके नहीं चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 4 3 2 4 3 5 यहाँ 5 5, तो 3.5 का जो है वो यहाँ पर एवरेज जो है वो निकल कर आ रहा है। टोटल अगर हम देखेंगे यहां पर तो वही यहां पर लगभग 13 प्रश्नों का एवरेज यहां पे बन रहा है, और ऐसा होता भी है कि लगभग 13 प्रश्न, 12 से 13 प्रश्न यहां पर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है वो हर साल जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जिसको हम कहेंगे आपका सबसे ज्यादा वेटेज, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे ज्यादा अगर हम डरते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हमको याद नहीं हो रही होती हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है। हम कहते हैं कि हमको नया रिएक्शन आ गया तो हम उसका प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमारा बेसिक्स कमजोर होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहली चीज क्या है, हम पहचानना सीखें, हम नाम लिखना सीखें। अब 2 चीजें, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया है तो उसका नाम लिखना सीखें आप। दूसरी चीज, नाम लिखा है तो आपसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बन जाए।
दोनों बातें होती हैं। ये सारी चीजें हो गई। प्लस इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आप जो कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, उसके पीछे के सारे लॉजिक्स वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और रिएक्शंस का सारा जो खेल है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। और सबसे जो हम कहेंगे ना, सबसे बेकार बात ये होती है, हम सबसे कम फोकस इस पे करते हैं। अगर हम अपना 20 लेक्चर का फोकस IUPAC नेमिंग में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिए एकदम स्मूथ हो जाएगा, कोई लोड ही नहीं पड़ेगा आपको। यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बेसिक्स और दूसरा उसकी अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच ही गलत है, अब मैं पहले यहां पर आपको यह ना पढ़ाऊं कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल क्या होता है और किस तरीके से इसमें एप्लीकेशंस ढेर सारे बनते हैं, इनको समझने वाली चीजें, इनके एप्लीकेशन से जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अब पहले अगर मैं ये सारी चीजें आपको सारी खिचड़ी ना समझाऊं, आपको मैं मेसोमेरिक, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये हाइपर कंजुगेशन के बारे में ना बताऊं और मैं डायरेक्ट यहां पर आपको जो है वो एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ा दूंगा, तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना 4 मैं बताऊंगा उतना तो रट लोगे, जैसे 5वां पूछेगा आप एग्जाम में गायब हो जाओगे। और यही होता है यहां पे बच्चों के साथ, सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अगर हम इस तरीके के अप्रोच से जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सबसे ईजी हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो उतने क्वेश्चंस मैं करा देता हूं कि उससे बाहर की चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगे, भले आप यूट्यूब पे देख लो या जैसे देख लो यहां पे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें आपको कहने को 4 चैप्टर्स मिलेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एमीन्स। 4 चैप्टर्स हैं, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, लेकिन एप्लीकेशन टोटली 11th पे डिपेंडेंट होगा। तो मैंने पहले कहा कि पहले उसकी अच्छी खासे लेक्चर्स होते हैं, देन आपके ये सारे चैप्टर्स तो बहुत इजीली यहां पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे तो ये सारी बातें यहां पे। और इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें इसमें हिडन फॉर्म में होती हैं। जैसे अगर हम लोग बातचीत करें कि आपके अभी मैंने बताया ना एसिडिक बेसिक ऑर्डर को अरेंज करना, आएगा ही आएगा, 110% हर साल आता है, इस साल भी आया था, हर साल आएगा। अब होता क्या है, वो बेसिकली है कहां से, वो आपको लगेगा कि वो यहां पर आपके एसिड ये यहां से आया है और जो आपके बेसिक ऑर्डर अरेंज करने का आते हैं बेसिसिटी वाले, वो यहां से आए हैं। ऐसा नहीं होता। वो आपके क्लास 11th में जो आप जीओसी पढ़ते हो ना, जिसमें आप इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, बेसिकली उन सब चीजों का एप्लीकेशन होता है वो। लेकिन वही है कि हम वो नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट यहां आ जाएंगे इन दोनों को पढ़ने, तो ऑब्वियसली आप गलत ही करके आओगे, सही तो नहीं कर पाओगे। 3 ऐसे चैप्टर्स जो कि आपके माइनर हैं, लेकिन भैया क्वेश्चंस कभी भी यहां से ज्यादा भी आ जा सकते हैं। पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, तीनों को पढ़ने के लिए मैक्सिमम 6 से 7 लेक्चर में सब कंप्लीट हो सकता है। और बड़ी इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उससे वो कुछ भी एक शब्द बाहर नहीं पूछते हैं। और जानते हैं क्वेश्चंस इजी और टफ कब बनते हैं? इजी और टफ तब बनते हैं जब आपको क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली पूछा जा रहा है, जो दिया गया जैसा आपको पढ़ाया गया वही पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी कहा जाएगा उसको। लेकिन ऐसा है कि अगर वो पढ़ाया कुछ गया, उसको ट्विस्ट करके दूसरी तरीके से पूछता है, तब क्वेश्चन टफ हो जाता है। बड़ी बात यह है कि इन सब चैप्टर्स में क्वेश्चंस में कोई ट्रिकी नहीं की जाती है, क्वेश्चंस इजी गोइंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए जाते हैं। बस आपने पढ़ा है, आप सही करके आओगे गारंटी के साथ, ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतने को ही पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, क्योंकि चीजें आप यहां पे भूल जरूर रहे होते हो, ठीक है। तो ये 3 माइनर चैप्टर्स हैं, तीनों मिला के लगभग 3-4 क्वेश्चंस का वेटेज यहां पे जरूर रख देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार हम लोग यहां पर एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आप एनालिसिस यहां पर देखोगे तो हेलो एल्केन, हेलो एरिन से यहां पर आप देखो तो ऑन एन एवरेज 3.5 क्वेश्चंस का वेटेज, मतलब 3 से 4 प्रश्न यहां पे आएंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी 3 से 4। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा चैप्टर है, यहां पर ज्यादा नेम्ड रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, ज्यादा यहां पर ऑर्गेनिक के टेस्ट जो होते हैं वो भी यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहां पर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है।
और एसिडिटी वाले, एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करने वाले भी क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज, एमीन से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज। तो कुछ नहीं, आप ये मान के चल लो कि 16-17 क्वेश्चंस आपके इन्हीं 4 चैप्टर से आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इन 3 चैप्टर से बात करूंगा तो आप देख लो यहाँ पे लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे, 2 प्रश्न यहाँ पे और 1.5 मतलब वही 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे आपके। तो वही 3 से 4 प्रश्नों का वेटेज जो है वो ये 3 चैप्टर्स रखते हैं और 20 से 21 प्रश्नों का वेटेज आपके ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। कभी 21, कभी 20, कभी 21-22, 21-20, यही सब आपको प्रश्न का वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है। मैं एक चीज कहूंगा, आप सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं, बस अपने मन में पहले से मत कुछ फिक्स कर लेना कि यार ये टफ होता है, ये इजी होता है, इसको मैं कर लूंगा, इसको नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने पहले से कुछ भी डिसाइड कर लिया तो सीखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको सीखना है, बस ये आपके मन में बातचीत होनी चाहिए। अब देखो भैया, पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ चीज दिमाग में रख लेना। सबसे पहली चीज भैया, सीयूईटी का एग्जाम कोई तोप नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है, सच मायने में बहुत इजी है। आप सीयूईटी के थ्रू कभी देखे हो कोई कह रहा हो कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? अरे सबका कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, चीजें आपकी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। दूसरी चीज यहाँ पे केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें बड़ी लिंक्ड होती हैं। मतलब अगर आपने एक दिन छोड़ा तो दूसरे दिन जब मैं पढ़ा रहा हूं सब पहले दिन की चीजों के बेस्ड पढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली आप जो है वो फ्रस्ट्रेट होते रहो क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप यहाँ पे किसी भी चीज को स्किप मत करिएगा। रोज का रोज आपका जरूर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चीजें बड़ी लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से यहाँ पे। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने देखा है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं और काम कम करते हैं। पेपर ऐसा आ जाता है, पेपर वैसा आ जाता है, क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता, वैसे पूछ लेता, हम पढ़ेंगे नहीं। हमने पढ़ा, हो सकता है पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन हमसे नहीं लग पाया, नहीं लग सकता, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे। हमारे मन में क्या आ जाएगा, अरे यार हमसे जब पिछले साल का प्रश्न नहीं हो रहा तो नए साल का प्रश्न आएगा, वो कहां से हो पाएगा। अब दिमाग में हम अपने आप से इतने ज्यादा एजम्पशंस कर लेते हैं, इतनी निगेटिविटी भर लेते हैं कि हमको जो आ रहा होता वो भी हम अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए पहले से कुछ भी जो है वो डिसाइड करके ना चलिए, सब चीजें हो जाएंगे, आप पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम एक चीज समझ लेना कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आप एक लर्निंग फेज में हो। जिस दिन आप एग्जामिनेशन डे में बैठने जाते हो वो आपका इवैल्यूएशन फेज होता है। सिर्फ आप उस दिन अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हो, बाकी किसी दिन आपका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा होता है। हर दिन आप सीखते हो, आपको कोई चीज नहीं आ रही, ये क्वेश्चन में आप फंस गए, कोई बात नहीं, सीख लो, उसको अलग से कहीं नोट डाउन करो, उसको हाईलाइट करो कि ये चीज मुझे फंस गई थी, मैं इसमें दिक्कत आ रही थी मुझे। एक बात समझ लेना, आप एग्जाम के दिन कुछ भी नया नहीं करते हो, जो आप पहले से करते आए हो, जिसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से है, उन्हीं चीजों को आप एग्जाम के दिन कर पाओगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। समझ गए इस बात को? तो इसीलिए बहुत ज्यादा चीजों को सोचना नहीं है, कुछ भी नया मिले आपसे नहीं हो रहा उसको एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। एक चीज यहां पर यह है कि एक लाइन है, मैं अक्सर बोलता हूं कि भैया सोने से ज्यादा सुख और पढ़ने से ज्यादा दुख कहीं नहीं है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, आपको पढ़ाई ही करनी है। और इसलिए अच्छी बात है, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमको पढ़ना ही है, तो फिर हम क्यों ना अपनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई पे ही फोकस कर लें। क्या दिक्कत है, जब करना ही है उस चीज को। तो जैसे अगर हमको पता चल गया कि आज जो है वो हमको यहाँ पर वो आलू की सब्जी मिलेगी, आज पनीर नहीं मिलना है, तो यार आलू की सब्जी को मन से खाएंगे तो शरीर में लगेगा, नहीं तो वो भी नहीं लगेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बात ये समझिएगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए, जो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, जो आपके कह सकते हैं कि पेपर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। आप एक तरीके के जानते होंगे कि आपको एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, आप टिक करके चले आओगे। कुछ और भी टाइप के बनते हैं, जैसे एक मैचिंग टाइप का, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस जानते ही हो, 2 कॉलम आपको दिए होते हैं, मैच करना होता है कौन किससे मैच करे। ये तो बहुत इजी होता है, ये तो स्कोरिंग होता है, इससे ये घबराने वाली चीज नहीं, ये तो बहुत इजी हो जाता है। ये तो आप ऐसा है कि 1-2 मैच करते हो आपका काम हो जाता है, ये तो स्कोरिंग चीज है। स्टेटमेंट वाले यही एक प्रश्न है जो कि आपको परेशान करते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे दे देगा कि भैया हम अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में 4 बातें लिख रहे हैं, बताओ कौन कौन सी सही है।
अब ये तब ना पता होगा जब आप पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ढंग से पढ़े होगे। और सबसे ज्यादा अगर हम परेशान होते तो यहीं से परेशान होते हैं। 4 में से 1-2 पे हम एकदम श्योर हैं, 1-2 पे डाउट हो जाता है और वो ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ही केमिस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी है और कंफ्यूजन क्लियर आपके सिर्फ प्रैक्टिस से और बार बार रिवीजन से ही दूर हो सकती है, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। अगला यहां पर होता है असर्शन रीजन, जिसमें आपको एक असर्शन और एक रीजन, एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसका एक रीजन दिया गया होगा, फिर कहेगा इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। 4 तरीके के ऑप्शंस बन जाते हैं कि दोनों सही हैं, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन सही रीजन गलत, रीजन सही असर्शन गलत। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके बनते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे हम शुरू से हर चैप्टर में तो कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत ईजी है। अब आप सीधे एग्जामिनेशन डे पे जाएंगे, उसी दिन इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो बहुत टफ है। पैराग्राफ क्या होता है, आपको बेसिकली मूर्ख बनाने के लिए दिया जाता है। पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं है, जो पैराग्राफ दिया गया होता है उसको सीधे छोड़ दो, सीधे 5 क्वेश्चंस को पढ़ो, उनको सॉल्व करो, क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। वो पैराग्राफ बस ये इंडिकेट करता है किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, बाकी किसी काम का नहीं होता पैराग्राफ आपका, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ यहां पर आपको हर पेपर में देखे गए हैं केमिस्ट्री के, 2 पैराग्राफ, मतलब 40 क्वेश्चंस ऐसे हो गए, 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पैराग्राफ से ही आपके रहते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ पढ़ के आपको कुछ नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। अब यहां पर अगर हम बातचीत करें कुछ स्ट्रेटजीज, अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने वैसे तो बता ही दिया आपको कि माइनर मेजर जैसा कुछ नहीं है, ये दिमाग में डे 1 से मत रखिएगा। क्लास 11th आपकी रीढ़ की हड्डी है और कैसे इसको यूज करना मैंने आपको बता ही दिया है। 4-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हर दिन अपने दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। टाइम बाउंडेड आपकी प्रैक्टिस यहां पर होनी चाहिए। आप यहां पर जो है वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप एक चीज समझो, आपको 1 घंटे में जो है वो यहां पर टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस यहां पर पढ़ने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर +5, गलत किए तो -1, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा यहां पे, ठीक है। तो इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं गलती से ऐसा ना आपके साथ हो कि आप जो है वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे से कर रहे हैं लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो हमको टाइमिंग पे भी बहुत ज्यादा यहां पर फोकस करके चलना है, इसका ध्यान दीजिएगा। और टाइमिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब कैसे हम स्पीड कर सकते हैं अपनी चीजों को, 2 चीजें, प्रैक्टिस करोगे और दूसरी चीज यहां पर जो आप कैलकुलेशंस जो है वो जरूर करेंगे। कैलकुलेशन करने का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एंड तक निकालेंगे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कई बार होता है कि हम आधा कर लेंगे, अब ऐसे से कर लेंगे आंसर आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये एग्जाम में कौन करेगा, आप ही ना करेंगे। तो आप हर दिन करिए इस चीज को, तभी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। बाकी कैलकुलेशन कोई अलग से क्लास नहीं मिलती है। बहुत टफ पेपर आएगा ये पहले से मान के चलिए, ताकि ऐसा ना हो ना कि देखो बहुत टफ मान के चलोगे पेपर इजी आ जाएगा तो आपके लिए फेवर में ही रहेगा, लेकिन अगर आपने इजी मान के तैयार कर लिया तो फिर अगर पेपर हल्का सा भी लेवल अप किया तो आप खत्म हो जाओगे वहां पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री हम भूलते बहुत हैं यहाँ पे, तो भूलने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन करना। अब सितंबर की पढ़ी हुई चीज को हम अगर सोचेंगे डायरेक्ट अप्रैल में रिवीजन करेंगे तो आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो रिवीजन करने के लिए हमारे पास हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उस समय तो उसके बारे में हम एकदम साइंटिस्ट बन चुके होते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब वो एक लंबा समय गुजरता जाता है, हम सब कुछ भूलते जाते हैं। एक ही तरीका है, आप शॉर्ट नोट्स 2 पेज 3 पेज की बना लोगे, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप खुद से बनाएंगे, ये नहीं कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिया तो आप उसी को लेकर घूम रहे हो, नहीं, आप अपने हाथ से लिखोगे, तब वो चीज आपके बड़े काम की होगी यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स यहां पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए यहां पर। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपके लिए होगी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लिए 2-3 पेज की तो उसको कभी भी रिवीजन कर सकते हो, 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे आप रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा छोटा सा मटेरियल रहेगा। अब आप हमेशा अपने नोट्स को रिवाइज करने नहीं जाओगे ना, कितना पेज देख लोगे, डर जाओगे वैसे ही कि बहुत समय लगेगा रिवीजन में, नई चीजें आपके फिर छूट जाएंगी। रिवीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, करेंगे तो नई चीजें छूट जाती हैं। तो रिवीजन का तरीका हमारा जो है वो एक बेहतर तरीका होना चाहिए यहाँ पे, जिसके बारे में कभी मैं अलग से बातचीत करूंगा, उसकी पूरी स्ट्रेटजी आपसे बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पे यही जानते रहो कि आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही हो सकता है। हमेशा अपनी लंबी वाली नोट्स के थ्रू आप चाहोगे तो नहीं पॉसिबल यहाँ पे, ठीक है। स्टडी मटेरियल की बातचीत करें, क्या चीज पढ़ें, कहां से पढ़ें।
अगर हमको सर मान लीजिए कि हम किसी कोचिंग को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, देखो खुद से पढ़ने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप देखो थ्योरी है तो आपके एनसीईआरटी से आप यहां पे मान के चलो कि इनऑर्गेनिक तो आपका निकाल देगा, यहां से इनऑर्गेनिक में दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन जहां जहां चीजें सरफेस केमिस्ट्री नहीं दिक्कत करेगी या बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जिन भी चैप्टर्स में कॉन्सेप्चुअल चीजें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातचीत करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातचीत करूं, तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो उसके लिए आप किसी दूसरे साइड बुक की हेल्प ले लो जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं कोई बुक आपको रिफर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऐसा किसी एक बुक में केमिस्ट्री सब कुछ अच्छे से दी गई ऐसा नहीं है। किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा है, किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा है, तो ऐसी कोई एक बुक नहीं जिसमें सारे चैप्टर्स अच्छे दिए गए हैं। तो एक एनसीईआरटी ही है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूं, बाकी कोई दूसरी बुक यहां पे रिकमेंड करना इजी नहीं होगा। हाँ, आपको कोई चैप्टर के मान लीजिए आपने एनसीईआरटी से पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनको आराम से यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट मेरे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, तो आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन आप ढूंढ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो चीजें मैं मैंडेटरी कर देता हूं वो ध्यान से देख लीजिए। जेईई मेंस के बहुत हायर लेवल नहीं लेकिन बेसिक लेवल के सारे, नीट के तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे, और प्लस यहां पर आपका जो है वो आपके सीयूईटी के पीवाईक्यूज, इतने आपको क्वेश्चंस करने, मतलब इन दोनों के पीवाईक्यूज ही मैं बोल रहा हूं और कुछ नहीं है। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक चैप्टर में करना कंपलसरी है। ये कर लोगे आप ये समझ लो वो चैप्टर आपका प्रैक्टिस के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस की नीड यहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं 2024 की बातचीत करूं तो नीट से अच्छा पेपर आपके सीयूईटी का था। क्वेश्चंस नए थे, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, ऐसे रिपीटेड एक ही जैसा घिसा पिटा क्वेश्चंस नहीं आए थे, कई सारे नए क्वेश्चंस भी दिखाई दिए थे। तो उसका एक ही तरीका होता हमारे पास, वो यही है कि हम लोग इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलेंगे। चूंकि सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को सेट किया गया है तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस के लिए जो अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको जरूर से जरूर करनी है। ठीक है, तो ये रहेगा आपकी पूरी केमिस्ट्री की बातचीत। और ऐसा है कि हम लोग जितना चाहें उतना लंबा वीडियो कर सकते हैं, मतलब बातचीत ही करना है, चीज़ों की स्ट्रेटजी की बातचीत करना तो कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए इतना मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है। और हम लोग जब क्लासेस में मिलेंगे तो और डिटेल में हर एक चैप्टर में बातचीत करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, इस चैप्टर की मैपिंग कैसे करनी, कैसे आपकी शॉर्ट नोट्स बननी चाहिए, आपकी लंबी वाली नोट्स कैसे होनी चाहिए, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए 2 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, हम लोग उमंग बैच में जरूर मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक नए उत्साह से, नए उमंग से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। जो कुछ भी पास्ट में हुआ सब कुछ छोड़ दो, बस ये सोच लो कि 2 सितंबर मेरे लिए वो दिन है कि जिस दिन से मैं अपने भविष्य को और उज्जवल करने के लिए अपना जो है वो सर्वोच्च जितनी मेहनत हो सकती है उतना मैं करूंगा। यहाँ पर पूर्ण मनोयोग से आप लगोगे तो सब कुछ आप यहाँ पे कर ले जाओगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।